नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। अब की बार किसकी सरकार के सवाल के साथ एक बार फिर से बुलेटिन की शुरुआत, जहां महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं। अब से कुछ ही मिनटों का समय जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती अब से शुरू हो जाएगी। बता दें कि इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनके नतीजे भी आज ही सामने आने हैं। थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र और झारखंड का पहला रुझान सामने आएगा। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आएंगे। गाजियाबाद सहित 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और उनके नतीजे भी आज ही सामने आएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मतगणना केंद्रों पर सिक्योरिटी टाइट देखने को मिल रही है। बता दें कि थोड़ी ही देर में पहला रुझान सामने आएगा और इस बीच अब से कुछ ही मिनटों का समय जब वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी और उसके बाद पहला रुझान सामने आएगा। थोड़ी ही देर में महाराष्ट्र और झारखंड में पहला रुझान किस ओर रुख करता है ये नजर आएगा, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। और इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनके नतीजे भी आज ही सामने आने हैं। वहां पर भी अब से थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना केंद्रों का जिक्र करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की टाइट सिक्योरिटी मतगणना केंद्रों पर लगी हुई ही नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। ललित जी, महाराष्ट्र और झारखंड में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। वहां के सियासी घटनाक्रम से अनभिज्ञ कोई नहीं है। क्या कुछ नतीजे निकल करके सामने आ सकते हैं? रुझान किस तरफ और किस ओर रुख कर सकते हैं? ये एक बड़ा विषय बना हुआ है चर्चा के लिए। ये एक बड़ा सवाल सबकी जुबान पर है। अब से कुछ ही मिनटों का समय जब वोटों की गिनती शुरू होगी और रुझान पहला सामने आएगा, किस ओर तस्वीर साफ होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर रुझान की बात करें तो पहला रुझान माना जा रहा है कि 9 बजे तक सामने आ सकता है जी। और 9 बजे तक रुझान जब सामने आएगा तो उसमें पता चलेगा कि आखिरकार हवा किस तरफ चल रही है जी। प्रगति, पिछली बार अगर हम हरियाणा के नतीजों को देखें तो उसमें हमने देखा था कि पहले जो है कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दिया जी। पहले के 1.5 घंटे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न भी होता रहा, लेकिन उसके बाद जब नतीजे पलटे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जश्न शुरू हो गया और आखिरकार उनकी सरकार बन गई। तो आज कुल मिलाकर ये मानकर चलिए कि पूरी तस्वीर तकरीबन 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन डिसाइसिव जो एक तरह से पता चलना है कि आखिरकार किसकी सरकार बन रही है, क्या परिस्थिति बन रही है, वो तस्वीर 11-12 बजे तक पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब रही बात की आज मतगणना काउंटिंग जो है उसकी क्या तैयारी है, उसकी भी इस बार जबरदस्त तैयारी की गई है। पहले 1 घंटे में जो है जो बैलेट पेपर होते हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी, जैसा कि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था। और उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग होगी और फिर तेजी से नतीजे आने शुरू होंगे। जी बिल्कुल, ईवीएम का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं ललित जी। तो ईवीएम का जिक्र इस बात पर भी कि हाल ही में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, ईवीएम में गड़बड़ी, ईवीएम में हैकिंग और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के तमाम आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से। यहाँ पर भी एक बार फिर से क्या स्थिति ये ना बने, जिसको लेकर के मतगणना केंद्रों पर हालांकि लंबे समय से सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन सवाल यही है जो लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बड़ा मुद्दा भी माना जाता है कि अगर ईवीएम सत्ता पक्ष सरकार अगर कांग्रेस की तरफ जाता है, सत्ता पक्ष कांग्रेस का होता है, तो वहां पर चुनाव में ईवीएम में कोई भी आरोप नहीं लगाए जाते। लेकिन अगर किसी अन्य राजनीतिक दलों की तरफ अगर झुकाव होता है जनता का, तो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जाते हैं। क्या ये समीकरण या स्थिति दोबारा से देखने को मिल सकती है? देखिए, ये आरोप तो तभी निकलकर सामने आते हैं जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है जी। अभी फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हालांकि जो एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो एग्जिट पोल के नतीजों में हमने देखा है कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है महाराष्ट्र और झारखंड में एनडीए की सरकार बना रहे हैं। तो यानी कि अगर आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो उसमें ये नजर आता है कि इस बार अगर एग्जिट पोल बिल्कुल, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आने हैं, जिसमें रुझान सामने आने वाला है। विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ललित जी, आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के नतीजे आज ही सामने आएंगे। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आज भी सामने आने हैं। वहां पर भी
अब मतगणना केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच एक बार फिर से वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है और वोटों की गिनती शुरू हो गई है। उसके अब से कुछ ही देर बाद रुझान भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। ललित जी, इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर देखने को मिल रहे हैं। हम जिक्र इस बात का कर रहे थे, क्या ईवीएम में आरोप देखने को मिलेंगे? क्योंकि जिस तरह से हाल ही में हमने देखा जहां विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, कांग्रेस और बीजेपी में ईवीएम हैकिंग को लेकर के, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते रहे हैं। हालांकि यहां पर क्या कुछ स्थिति बनेगी, ये देखना एक बेहद दिलचस्प विषय बना हुआ है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र का जिक्र करें तो दो बड़े मुद्दे मतदान से ठीक पहले, इससे पहले भी हमने जिक्र किया था, चाहे वो विनोद तावड़े का वायरल वीडियो हो या फिर सुप्रिया सुले और नाना पटोले का बिटकॉइन को लेकर के बीजेपी की तरफ से लगाया गया आरोप हो, क्या ये भी सियासी घटनाक्रम पर कुछ असर डाल सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के आरोप लगे हैं और ये आरोप ठीक उसी दिन लगे हैं जिसके अगले दिन अगर देखा जाए तो मतदान होना था। एक और भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जो हैं विनोद तावड़े, उन पर जो है उनको लेकर कैश कांड सामने आया था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो बिटकॉइन का मामला भी सामने आया था। तो ये पूरे मामले जो दोनों निकलकर सामने आए थे, इन दोनों मामलों के बाद जो मतदान हुआ उसका कितना असर पड़ा है प्रगति, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी मतगणना सेंटर्स पर, काउंटिंग सेंटर्स पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जिस तरीके के नतीजे हम देख रहे हैं अभी आने थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएंगे कि वहां पर जो बैलेट पेपर है वो बैलेट पेपर से काउंटिंग शुरू हो चुकी है पहले, इसके बाद ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी और नतीजे निकलकर सामने आएंगे। मैं आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन की पार्टी जो है जेएमएम, उसने जो है मतगणना केंद्रों के पास इंटरनेट को बंद करने की मांग की है। तो यानी कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नतीजे प्रभावित हो सकते हैं या दूसरे किसी कारण से उन्होंने ये मांग की है कि इंटरनेट को बंद कर दिया जाए और जब काउंटिंग वहां पर हो रही हो तो जो जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं उनमें इंटरनेट को बंद करने की मांग जो है जेएमएम की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल, जेएमएम की तरफ से इंटरनेट को बंद करने की मांग जरूर की गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर झारखंड का जिक्र करें ललित जी, तो झारखंड में बीजेपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार काफी उम्दा तौर पर देखने को मिला। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी यहाँ चुनावी सभा साधते हुए नजर आए, चुनावी जनसभा करते हुए नजर आए। क्या स्टार प्रचारकों की यहाँ पर अहमियत भी देखने को मिलेगी? क्या स्टार प्रचारकों की मौजूदगी के तहत भी यहाँ पर जो नतीजे हैं वो प्रभावित हो सकते हैं? क्योंकि जेएमएम का जिस तरह से इतिहास, हाल ही के घटनाक्रम का अगर हम जिक्र करें तो पिछले एक साल से जेएमएम का जो यहाँ पर सियासी हलचल देखने को मिल रही है जेएमएम में, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक उठापटक को दर्शा रही है। क्या इससे चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं? लोगों ने जो वोट किया होगा, क्या इसको ध्यान में रखते हुए भी किया होगा? क्योंकि यहाँ पर आदिवासी मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा माना जाता है और भी तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता के लिए बेहद अहम, और तमाम मुद्दों को लेकर के दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी जनसभाएं की गई हैं, जनता को अपने पक्ष में भरसक करने की कोशिश जरूर की गई है। क्या इसका प्रभाव चुनावी नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए प्रगति, जनता किस मुद्दे को लेकर सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में मतदान करती है, ये तो उसके बाद ही एनालिसिस किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर अनुभव देखा जाए तो कई सारे मुद्दों का असर पड़ता है। छत्तीसगढ़ के चुनाव को अगर याद करें तो वहां पर जिस तरीके से छापेमारी हुई, ईडी के मामले को भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से उठाया था, उसके बाद जो है माना गया कि जब वहां पर हार हुई तो सरकार को उस मामले को लेकर बड़ा डैमेज उठाना पड़ा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने जो है दोहरी चुनौती है। एक तो उनकी चुनौती है अगर कि आज उनकी सरकार बनती है तो आप ये मानकर चलिए उनको दो तरह का क्लियरेंस मिलेगा। पहला क्लियरेंस उनको ये मिलेगा कि उनकी सरकार ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। दूसरा एक क्लियरेंस ये मिलेगा कि भले ही ईडी को लेकर अभी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी अदालतों में चल रहा हो, लेकिन जनता की अदालत में जनता ने उसको पूरी तरह से, एक तरह से जो माना है उसको क्लियर कर दिया है। ये भी एक मैसेज के तौर पर देखा जाता है। तो कई घटनाक्रम है। और एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा प्रगति, कि आज केवल 2 राज्यों के नतीजे नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 8-9 सीटों पर भी नतीजे आने हैं और उनको भी काफी अहमियत के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले जो है चुनाव जो होने हैं उसको लेकर जो है
वहां पर बड़ी एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल ललित जी, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा समाजवादी सीटों पर पार्टी उपचुनाव भी और हुए योगी हैं। आदित्यनाथ दोनों की लीडरशिप को लेकर ये जो चुनाव है इसके नतीजे बड़े असर करने वाले हैं। बिल्कुल उपचुनाव के नतीजे भी आज ही सामने आने हैं, चूंकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में सियासी समीकरण जो बैठ रहा है, जो सियासी घटनाक्रम निकल करके सामने आ रहा है, उसमें बीजेपी और सपा के बीच कड़ा और सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र करें तो सपा अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आई थी। क्या ये इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा या इस बार बीजेपी के पक्ष में कुछ स्थिति जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कैंपेन किया, उस कैंपेन ने लोगों को काफी प्रभावित किया और उन्होंने जो मुद्दे उठाए उस मुद्दे ने लोगों को काफी कनेक्ट किया। और उसके बाद हमने देखा कि लोकसभा में जब हमने देखा कि नतीजे जिस तरीके से निकल कर आए, समाजवादी पार्टी 36 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वो अपने आप में एक बहुत अहम रहा और उसने भारतीय जनता पार्टी की अपनी भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा। तो उस हार को लेकर उनकी समीक्षा भी हुई। इस बार अगर देखा जाए तो उपचुनाव को उसके ठीक बाद जो है उपचुनाव हो रहा है। अब उपचुनाव में कितना नतीजा किसके पक्ष में आता है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि उसके वोटरों पर पिस्टल तानी गई। मीरापुर में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसको लेकर भी बहुत बड़ा विवाद कल से लेकर परसों तक लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी ने चलाया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार जनता ने किसके पक्ष में मतदान किया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो कि बिल्कुल ललित जी, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो अब से कुछ ही समय बाद में वहां पर चुनाव भी होने हैं। चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। क्या इन चुनावी नतीजों का प्रभाव वहां पर नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं असर तो जाता ही है और जो पार्टी जीतती है वो पार्टी अपनी इस जीत को जनता के बीच में लेकर जाती है, अलग अलग मामलों को लेकर। अब भले ही वो सामान्य कार्यक्रमों में हो या फिर चुनाव के तहत स्ट्रेटजी में हो, तो असर तो एक पड़ता ही है। पार्टी अगर जनता के बीच में असर नहीं पड़ता है तो कम से कम पार्टी के मनोबल पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो इसका बड़ा असर पड़ता ही है। अब ऐसे में आज जब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आना है, बिहार में भी आना है 4 सीटों पर, तो ये काफी सारी सीटें हैं जिन पर की नतीजे आने हैं। तकरीबन 15 से ज्यादा जो है विधानसभा की जो उपचुनाव के नतीजे आने हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि वायनाड के नतीजे भी आज आने हैं। वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए जो वहां पर उपचुनाव हुआ है, प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं। हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि आज वहां पर भी एक बड़ा गेम चेंजिंग वो होने वाला है कि आखिरकार प्रियंका गांधी वहां से जनता उनको चुनती है या वहां की जनता ने क्या फैसला किया है। तो ये बहुत बड़े बड़े कुछ बिल्कुल ललित जी, वायनाड का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में स्पष्ट रूप से खुल करके सामने आई है। क्या भाई के वहां पर जो राजनीतिक समीकरण है उसका फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा? क्योंकि राहुल गांधी लंबे समय से वहां पर अपनी कब्जा जमाए हुए, अपनी एक अच्छी खासी साख बनाए हुए हैं। क्या इस साख का फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा? क्योंकि वायनाड सीट निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में हमेशा रही है और जिस तरह से वायनाड सीट पर राहुल गांधी ने जीत हासिल की, उसके बाद उन्होंने रायबरेली का चुनाव किया और रायबरेली सीट के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया और चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी यानी अपनी बहन को उतारा। उसका फायदा क्या कांग्रेस को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जरूर मिलेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पर काफी कैंपेन भी किया है। राहुल गांधी ने इस बार हमने देखा कि रैलियां कम की हैं और लोगों से मिलने मिलाने का कार्यक्रम उन्होंने ज्यादा किया है। उन्होंने इस बार अपने कैंपेन को काफी हद तक बदला है। वायनाड में भी हमने देखा कि उन्होंने हालांकि सभाएं भी की हैं, लेकिन रैलियां भी की हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उनके जो ज्यादातर कार्यक्रम रहे हैं वो ज्यादातर कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहे हैं कि उनमें वो लगातार लोगों के पास गए हैं, लोगों से मिले हैं। हमने वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर माना तो ही जा रहा है कि जैसा आपने कहा कि वो कांग्रेस की एक तरह से विरासत वाली सीट रही है। तो वायनाड को लेकर राहुल गांधी को पहले जनता ने वहां चुना। अब उसके बाद माना जा रहा है कि आज जो है प्रियंका गांधी को वहां से जीत मिल सकती है। लेकिन जो है आखिर फैसला जो है वो तो नतीजा जो है
वो तकरीबन 1 बजे के आसपास ही पता चल पाएगा। बिल्कुल ललित जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को रुझान बता देते हैं, जहां 4 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और इस दौरान चुनावी नतीजों की गिनती शुरू हो गई। चुनाव वोटिंग जो हुई उस पर वोटों की गिनती शुरू हो गई, रुझान सामने आना शुरू हो गए। अगर महाराष्ट्र का जिक्र करें तो एनडीए 3 और इंडिया गठबंधन 1 सीट पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। और वहीं दूसरी ओर झारखंड का जिक्र करें तो 81 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 6 सीटों पर रुझान सामने आ गए हैं। इंडिया के पास 2 सीट और एनडीए गठबंधन के पास 4 सीट। ये स्थिति जो नजर आ रही है वो क्या कुछ बयां कर रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार अभी तो बिल्कुल एक तरह से बराबर का मुकाबला चल रहा है। और जिस तरह की परिस्थिति है उसमें क्योंकि मुझे अभी जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने का मौका मिला था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि एक तरह से हमने पिछली बार देखा था कि जैसे ही मतगणना शुरू हुई थी, काउंटिंग शुरू हुई थी, उसके तुरंत बाद ही सारे चैनलों पर, सभी जगहों पर जो है वो एक तरह से नतीजे फ्लैश होने शुरू हो गए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ी उन्होंने ये कहा था कि उनकी तरफ से ये बहुत ही अजीब सी विडंबना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो अभी नतीजे आए हैं वो शुरुआती नतीजे निकलकर सामने आए हैं और कुछ ही सीटों पर नतीजे निकलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले हम जहां देखा करते थे कि सामान्य तौर पर बहुत जल्दी रुझान आ जाया करते थे, पहले ही घंटे में तकरीबन कई सीटों के रुझान आ जाते थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो रुझान आ रहे हैं वो काफ़ी संभल कर रुझान आ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो स्थिति अभी दिख रही है उसमें भी काफ़ी कम के ही नतीजे रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ेगा प्रगति, उसके बाद क्या कहते हैं, ये कहा जा सकता है कि और ये बढ़ता चला जाएगा। बैलेट पेपर अगर देखा जाए तो बैलेट पेपर में जब काउंटिंग शुरू होती है तो पहले नतीजे निकलकर सामने आने में भी कुछ समय तो लगता ही है, 15-20 मिनट समय लगता है कि आखिरकार बैलेट पेपर में किसकी बैलेट पेपर ज़्यादा आ रहे हैं या किसकी तरफ, किस पार्टी को ज़्यादा उसमें समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानकर चलिए कि 9 बजे के बाद हम देखेंगे कि रुझान तेजी से आने शुरू होंगे और लगभग महाराष्ट्र में 288 और झारखंड में 81 सीटों पर जो है बड़े रुझान हमको देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल ललित जी, रुझान हालांकि सामने आना शुरू हो गए हैं और इस दौरान रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तब स्थिति, तब तस्वीर क्या कुछ होगी, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से हमने हाल ही में जो कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए उनके जो एग्जिट पोल का जिक्र करें और एग्जिट पोल के बाद नतीजों का जिक्र करें तो तस्वीर बिल्कुल अपोजिट नजर आई। यही तस्वीर यहां पर न दोहराई जाए, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। साफ किया गया था कि लगभग 1 घंटे बाद जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े होते हैं वो सामने आते हैं, इसीलिए उन्हीं आंकड़ों पर अपना विश्वास बना करके रखें ताकि कोई संशय की स्थिति लोगों में ना रहे, ना पार्टियों में, ना जनता में। जो रुझान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का अगर जिक्र करें तो एक बार फिर से महायुति सरकार पर भरोसा जनता का नजर आ रहा है उस पर। और जो झारखंड का अगर जिक्र करें तो यहां पर कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो महाराष्ट्र में एक बार ये मान करके चल सकते हैं रुझान के हिसाब से कि क्या एक बार फिर से जनता ने महायुति पर भरोसा जताया है? बिल्कुल, रुझान तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं कि फिलहाल महायुति पर एक तरह से भरोसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से महायुति और इंडिया ब्लॉक, ये दो को आज अगर देखा जाए, एनडीए और इंडिया ब्लॉक, इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो अभी तक तकरीबन डबल का हमको अंतर दिखाई दे रहा है। और ये अगर अंतर आगे भी लगातार मेंटेन रहता है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल पर इस बार जो है मोहर लगने वाली है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की तरह इस बार हुआ तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं फिर एग्जिट पोलों की साख भी अपने आप में एक बड़े खतरे की ओर बढ़ेगी। बिल्कुल। और उसमें हमको देखना पड़ेगा, उसमें सभी जो लोग एग्जिट पोल करते हैं उनको अपनी पूरे काम की एक तरह से अगर देखा जाए, एग्जिट पोल करने की जो प्रक्रिया है उस पर जो है फिर से सोचने की आवश्यकता है। जी
बिल्कुल एग्जिट पोल पर समीक्षा की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है। अगर इस बार जो नतीजे हैं उनमें जरा भी फेरबदल नजर आया तो ये एक बेहद दिलचस्प विषय बन जाएगा, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे हाल ही के हमने चुनावों में देखा, तो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उनमें बड़ा फेरबदल नतीजों में सामने आया। और उसके बाद अब एक बार फिर से एग्जिट पोल और मौजूदा स्थिति के अगर हम आंकड़ों का आकलन करें तो कहीं ना कहीं तस्वीर आगे चलकर के क्लियर होगी, पिक्चर साफ होगी कि क्या कुछ एग्जिट पोल के नतीजे रहे और क्या कुछ वाकई चुनावी नतीजे सामने आए। आप ललित जी बने रहिए हमारे साथ, हमें एक बार फिर